अब करते हैं एक छोटा सा एनालिसिस इन रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, पहला जो आपको बताया इससे पहले वो एड हॉक चेंजेस थे, तुरंत किए गए चेंजेस थे। उसके बाद हमने सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स किए, जैसे जीएसटी को लाया, लेबर लॉज में चेंज किए, एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट को फेवर करने वाले लॉज बनाए। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थे जो काफ़ी टाइम लगा कि ये चेंजेस किए गए और काफ़ी दूर का सोच के इन चेंजेस को लाया गया, तो इसलिए इसको सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। इनकी शुरुआत लगभग 98-99 में हुआ और ये अब तक चला जा रहा है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन फेस्ड रिफॉर्म्स। इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए उनका एक ह्यूमन फेस भी था। हमने बहुत प्रैक्टिकल होके अपने सिचुएशन को ध्यान में रख के ये रिफॉर्म्स किए। चाइना की तरह कम्युनिस्ट एटीट्यूड नहीं है हमारा कि हमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए लोगों की जान चली जाए, उसके लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं। तो हमने वो एटीट्यूड नहीं लिया चाइना वाला। हमने अपने हिसाब से रिफॉर्म्स किए, प्राइवेटाइज किया, मगर सोशल सेक्टर को भी इंटैक्ट रखा। अब ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स नहीं आना चाहते। फॉर एग्जांपल सीवेज का सेक्टर है किसी सिटी में, या ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, या फिर चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रेलवे और स्टेट बसेस में। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहती, और अगर आ भी गई तो आम आदमी जो प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने हमेशा उस सेक्टर में उन लोगों का ध्यान रखा और ऐसे सोशल सेक्टर्स में हमेशा काम करती रही। 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया था वहाँ के गवर्नमेंट ने, जब वहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे। तो पीने का पानी भी लोगों को खरीद के पीना पड़ता था। तो रिफॉर्म्स से ऐसे भी होता है, हर रिफॉर्म चाइना की तरह नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। काफ़ी सारे ऐसे देश हैं, काफ़ी सारी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिफॉर्म की वजह से और भयंकर प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो इंडिया ने बहुत सोच समझ के रिफॉर्म्स किए और अपने सिचुएशन को ध्यान में रख के रिफॉर्म्स किया। तो इंडिया ने कभी भी चाइना या लैटिन अमेरिका की तरह एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए। ये एक बहुत बड़ा पहचान है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, दैट वी हैड अ ह्यूमन फेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब देखते हैं इन रिफॉर्म से हमें फ़ायदा क्या मिला, इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ। पहला है हाई ग्रोथ रेट। जब प्राइवेट सेक्टर आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ऑब्वियसली इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द प्री रिफॉर्म टाइम्स। रिफॉर्म के पहले का जो समय था उससे हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। इंडिया से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने लग गए क्योंकि अब हम ज़्यादा ओपन इकोनॉमी थे, हम ग्लोबलाइज हो चुके थे। जैसे हम इंपोर्ट्स भी कर सकते थे वैसे दुनिया हमारी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट भी कर रही थी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए। उसके बाद देखते हैं ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो इन रिफॉर्म्स के कारण बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। ये वही टाइम था जब इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन, कॉल सेंटर कल्चर, नए सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जैसे इन्फोसिस और विप्रो, उन सब की शुरुआत होती है इन रिफॉर्म्स के वजह से। अब यूएस की कंपनीज़, यूरोप की कंपनीज़ अपना जो सॉफ्टवेयर का काम था या जो कॉल सेंटर का काम था वो इंडिया में आउटसोर्स कर देते थे, क्योंकि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट था वो बहुत कम था और लोग भी थे जो इंग्लिश बोल लेते थे, जो उनका कॉल सेंटर संभाल सकते हैं, और कंप्यूटर एजुकेशन भी यहाँ के लोगों की अच्छी थी, जिस वजह से वो सॉफ्टवेयर का काम भी संभाल लेते थे और वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता था। तो जितनी भी फॉरेन की डिजिटल कंपनीज थी उन्होंने अपना काफ़ी सारा काम इंडिया में आउटसोर्स कर दिया, जिससे इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। आज भी इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है इंडिया के टोटल जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वापस से इंडियन इकोनॉमी को एक मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने में इस सर्विस सेक्टर और इस रिफॉर्म का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हमने देखा राइज इन मिडिल क्लास, क्योंकि इंडिया में जॉब्स बढ़ गई, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, लोगों की कमाई बढ़ गई, तो मिडिल क्लास का भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। मिडिल क्लास किसी भी कंट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास ही किसी भी इकोनॉमी का मेजर कंज्यूमर होता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वो, उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं होता, वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद ही नहीं सकता, और जो सबसे अमीर आदमी होता है वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ ही नहीं करता, बहुत लिमिटेड, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ों को यूज़ करता है। तो जितनी भी आप मास
प्रोडक्शन देखते हैं इंडिया में, वो चाहे वो तेल, शैम्पू हो, कपड़े हो, टीवी चैनल्स हो, कार्स हो, जो भी मास स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडियन मिडिल क्लास को ध्यान में रख के प्रोड्यूस होता है। तो इंडियन मिडिल क्लास अगर स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ें बिकेंगी, इंडिया एक मेजर मार्केट बनेगा, फॉरेन की कंपनीज आएंगी और इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा राइज करेगा। इसीलिए इंडियन मिडिल क्लास का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इन रिफॉर्म्स के बाद इंडियन मिडिल क्लास का बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। अब चॉइसेस, जो हमारे लोग थे, जो हमारी पॉपुलेशन थी, इनको चॉइसेस मिले। पहले कोई चॉइस नहीं था, आपको कार लेना है तो सिर्फ एक मारुति था, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। आज सैकड़ों किस्म की कार्स हैं, अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में, अलग अलग डिज़ाइंस में, तो लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं और चॉइस का होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके लोग एम्पावर्ड फील करते हैं और कंपनीज भी और ज़्यादा इनोवेट करती हैं, अच्छी चीज़ें बनाती हैं ताकि उनको में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एज मिल पाए। तो चॉइस मिला लोगों को। उसके बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा, ऑब्वियसली लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सरकार का इनकम टैक्स बढ़ेगा, लोग बिजनेस ज़्यादा करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ज़्यादा करेंगी, ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो सेल्स टैक्स है, जो एक्साइज है, जो आजकल जीएसटी बन गया, ये सारी चीज़ें, ये सारे टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे साथ साथ। तो सरकार का जो कमाई था, जो हमने पहले बात की थी स्पेंडिंग और अर्निंग की, तो अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जो डेफिसिट था वो कम से कम होता गया। उसके बाद एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन की कंपनीज अब पैसा डाल सकती थी इंडियन कंपनीज में, फॉरेन के लोग इंडिया में पैसा लगा सकते थे, ऐसे हमने पॉलिसीज़ बनाए। तो इससे क्या हुआ कि एफडीआई और एफआईआईज भी खूब आने लगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने लगा। उससे हमारा जो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स आने लग गए। तो जो प्रॉब्लम था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, वो दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देता। और आज इन्हीं चीज़ों के वजह से, एफडीआई और एफआईआईज के वजह से, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें $550 बिलियन मौजूद है। उसके बाद देखते हैं इंडियन कंपनीज़ भी बहुत बड़ी बन गई इन रिफॉर्म्स के बाद। हमारी कंपनीज़ फॉरेन के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें शो अप करने लग गई, उसमें लिस्ट होने लग गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया की कंपनीज़ लिस्ट की जाती हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट मिलने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपकी कंपनी फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है तो उस कंपनी में फॉरेन के लोग पैसा लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं, ट्रस्ट बिल्ड होगा। और इंडियन कंपनीज़ इवेंचुअली इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई, कुछ कंपनीज़ जिन्होंने फॉरेन की कंपनीज़ को अक्वायर करना शुरू कर दिया। आपको पता है टाटा मोटर्स ने फॉरेन की तो बहुत बड़ी कार कंपनीज रेंज रोवर और जैगुआर को अक्वायर किया। ये तभी हो पाया जब ये रिफॉर्म्स हुए और कंपनीज, इंडियन कंपनीज इतनी ज़्यादा बड़ी और पावरफुल बन गई। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के इन रिफॉर्म्स के, ऐसी चीज़ें जिसकी उम्मीद तो थी इस रिफॉर्म्स में होगा पर नहीं हुआ। पहला है पॉवर्टी। हमको उम्मीद था कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से जब देश तरक्की करेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, तो हमारी पॉवर्टी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पॉवर्टी तो कम हुआ, काफ़ी लोगों की इनकम बढ़ गई, पर आज भी इंडिया में 25 to 30% लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है वो गरीब हैं। अब गरीबी रेखा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी कैलकुलेशन की चीज़ें अलग बात हैं, पर एक्चुअल प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखें, देश का जो 30% जनता है वो आज भी गरीब है। वो बेसिकली किसान वर्ग है, लैंडलेस लेबरर्स हैं या डेली वेज लेबरर्स हैं, उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी हालत बद से बदतर हो गई। तो पॉवर्टी उतना नहीं हटा पाया जितना हमें उम्मीद था। अगला है जॉबलेस ग्रोथ। देखिए, जब कोई इन्वेस्टमेंट होता है या कोई कंपनी लगती है, वो दो टाइप की होती है, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगा या तो वो लेबर इंटेंसिव होगा। एक लेबर इंटेंसिव ऐसी कंपनी होती है जिसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आपको अच्छा माल बनाना है, अच्छा प्रॉफिट करना है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो आपको बहुत सारा लोग हायर करना होगा और
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। वहीं पे अगर आपने कोई आईटी रिलेटेड कंपनी खोल दिया तो वो है कैपिटल इंटेंसिव कंपनी। यहाँ पे पैसा खूब लगता है, लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उतना ही प्रॉफिट बनाने के लिए आपको 10 गुना कम लोग से भी आपका काम चल जाएगा। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज में हुआ है, आईटी सेक्टर रिलेटेड कंपनीज में हुआ है, जो उतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक रेवोल्यूशन आया जिस वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स मिले। जो लोग खेत खलिहानों में काम कर रहे थे उनको थोड़ा सा स्किल दिया गया, 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी गई और वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में असेंबली प्लांट्स में लग गए काम करने को। पर इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया में सर्विस सेक्टर है, आप किसी किसान को उठा के सर्विस सेक्टर में नहीं बिठा सकते। इंडिया में पैसा बना, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया वो तो ठीक है, इंडिया ग्रो हुआ, इंडिया अमीर बना, पर जितनी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी उतनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पाई। तो जो हमारा ग्रोथ था वो मोर और लेस जॉबलेस ग्रोथ था। उसके बाद एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, जैसे आपको पहले ही ये बताया कि जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन था, इतने सारे लोग आज भी इंडिया में, जो इंडिया की आधी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, जबकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में 8 से 10% से ज़्यादा नहीं है। तो आधी जनता जो है वो सिर्फ 8 और 10% जीडीपी में ही है। इस वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, जो किसान वर्ग है, वो इतना गरीब है। तो करना हमें ये चाहिए था कि जो एग्रीकल्चर में जो एक्सेस लेबर है, जो एक्स्ट्रा लोग हैं, उनको उठा के हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना चाहिए था, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना था ही नहीं हमारे देश में, तो वो बेचारे एग्रीकल्चर में ही रह गए। उनको किसी भी तरीके से हम किसी और सेक्टर में, ज़्यादा पैसे वाले सेक्टर में शिफ्ट नहीं कर पाए जैसे चाइना ने किया था। तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का कोई समाधान हम नहीं निकाल पाए इन रिफॉर्म्स में। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंसेस, जो इन्वेस्टमेंट हुए वो कुछ ही पॉकेट्स में हुए, कुछ ही सिटीज़ थे जहाँ पे ज़्यादा कंपनीज खुले, ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी, जैसे बॉम्बे हो गया या गुजरात का स्टेट हो गया, या फिर आप साउथ में देखो तो हैदराबाद और बैंगलोर हो गया। ये कुछ गिनी चुने पॉकेट्स थे जहाँ पे सारा काम हो रहा था और इंडिया के बाकी जगहों से लोग माइग्रेट होकर इन जगहों पर जाते थे काम करने के लिए। और बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे ईस्टर्न इंडिया अगर आप देख लो, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये गरीब पहले भी थे, गरीब रह गए आज भी। यहाँ से लोग उठ के दूसरे पॉकेट्स में जाते हैं जहाँ पे सारा काम हो रहा है। तो रीजनल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, देश का कुछ सेक्शन बहुत अमीर हो गया और कोई पार्ट बिल्कुल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाया, वो आज भी गरीब रह गए। तो रीजनल इंबैलेंसेस बढ़ गए इन रिफॉर्म्स के वजह से। और अगला है फूड इनसिक्योरिटी। देखिए आज इंडिया 280-290 मिलियन टन अनाज प्रोड्यूस करता है, जो कि इनफ है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, पर उसके बाद भी हम देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, या तो उसको हम स्टोर नहीं कर पाते ढंग से, स्टोर कर लिया तो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं कम पैसों में। उसके बाद हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है ताकि हम फूड को प्रिजर्व कर सकें। कोई भी चीज़ है वो जब प्रोडक्शन होता है तब बहुत उसका भाव गिर जाता है, उसको स्टोर करने में दिक्कत होता है, और उसके बाद जब वो चीज़ कम हो जाती है तो मार्केट में उसका प्राइस भी हाई हो जाता है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है तो चीज़ों को अच्छे से हम स्टोर करके रख सकते हैं और चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो एक लेवल पे रहती हैं पूरे साल। तो फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। भले ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है पर आज भी डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता, और इस वजह से काफ़ी सारा जो तबका है हमारे देश का, जो पॉपुलेशन है, तो आज भी प्रॉपरली फूड उन तक नहीं पहुंच पाता। अगला इशू है WTO एंड फार्मर्स। हम WTO के सिग्नेटरीज हैं। WTO के हिसाब से आप फार्मर्स को, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को एक लेवल से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता, ये नियम है। पर हमारे किसान डेवलप्ड कंट्रीज़ के किसानों की तरह अमीर नहीं है, हमारे किसानों को हेल्प चाहिए। पर जो कि हम WTO के सिग्नेटरीज हैं, इस क्राइसिस से उबरने के लिए हमने WTO का मेंबरशिप एक्सेप्ट किया, हम ग्लोबलाइज हो गए, हम इंटरनेशनल रूल्स को मानते हैं। इस वजह से हम किसानों की उतनी मदद नहीं कर पाते जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये रिफॉर्म्स
के वजह से हमारे किसानों को दिक्कत हुई, हम उनको उतना सब्सिडाइज, उतना हेल्प नहीं कर पाए, इतना उनको ज़रूरत था। उसके बाद इस रिफॉर्म्स में हमने अपने इंपोर्ट टैरिफ्स कम कर लिए, अब हम फॉरेन की चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉरेन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सस्ती होती हैं इंडिया के मुकाबले, तो जब आप उन चीज़ों को इंपोर्ट करोगे तो इंडियन प्रोडक्शन इससे इफ़ेक्ट हो जाएगा। इंडिया में अब वो चीज़ें जो इंडियन मेड चीज़ें हैं अब वो कोई नहीं खरीदेगा, फॉरेन की इंपोर्टेड चीज़ें जो सस्ती चीज़ें हैं हम उनको ख़रीद लेंगे। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट इंडिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करता, मगर आज अगर इंडिया इंपोर्ट करने लग जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे देश हैं जिनका डेयरी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इनका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये इंडिया में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लग जाएँ तो आज जो दूध आप 55-60 रुपये लीटर लेते हो वो दूध की कीमत 25-30 रुपये लीटर हो जाएगी। तो इंडिया का दूध जो अमूल दूध मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो मदर डेयरी कर रहा है, आप उनसे ना लेके आप फॉरेन के ब्रांड्स ले लोगे क्योंकि वो आधे प्राइस में मिलेगा। तो जो इंडियन डेयरी सेक्टर है, जो लोग डेयरी का काम करते हैं, वो पूरी तरीके से लॉस में चले जाएंगे और उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इन रिफॉर्म्स में जो हमने अग्री किया कि हम इंपोर्ट्स, बाहर की इंपोर्ट्स एक्सेप्ट करेंगे, इससे काफ़ी सारे हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आया है। एंड फाइनली रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था कि हम ये PSUs को डिसइन्वेस्ट कर देंगे, एक तरीके से प्राइवेटाइज कर देंगे, प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देंगे, वो भी सही से नहीं हो पाया। बहुत सारी लॉस मेकिंग PSUs हैं जो आज भी चल रही हैं। एयर इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब भी ये लॉस में जाती हैं हम इनको रीफंड करते हैं, सरकार पब्लिक का पैसा उस पर लगा देती है और उसको फिर से थोड़ा सा लीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर देता है। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए था प्रॉपरली, आज भी काफ़ी हद तक वो नहीं हो पाया है। तो जो रिफॉर्म्स हुए उसके ये सारे डीमेरिट्स थे। होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता लगा इन रिफॉर्म्स का। आपको BOP क्राइसिस के बारे में पता चला, क्या एक्चुअली में हुआ था उसके बारे में पता चला, और कैसे हमने इसको हैंडल किया ये भी आपको पता चला। So that wraps up this topic. I hope it helped. Thank you.